सभी साथियों को जोहार। आज हम लोग फिर इकोनॉमिक्स की क्लास में मिल रहे हैं और वही हमारा टॉपिक जो पिछले क्लास में अधूरा रह गया था मुद्रास्फीति, उसे आज हमें पूरा करना है। पिछले क्लास में हम लोगों ने मुद्रास्फीति को समझ लिया था कि मुद्रास्फीति है क्या। तो यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि अर्थव्यवस्था में आमतौर पर सभी वस्तुओं की कीमतें ऊपर उठ जाती हैं, मतलब चीज़ें महंगी हो जाती हैं। उसका कारण ये है कि लोगों के पास क्रय शक्ति बढ़ जाती है, उसी मूल्य पर क्रय शक्ति बढ़ जाती है, या फिर लोगों के पास अधिक पैसा, बोल सकते हैं कि अधिक पैसा आ जाता है, जो वो अधिक डिमांड करने लगते हैं, जिसके सापेक्ष में पूर्ति वो कम पड़ जाती है और कीमतें बढ़ जाती हैं। तो आज हमें इसी प्रकार से इसी समझना है। जैसे पिछले क्लास में तो समझ रहे थे कि कितना प्रकार है, जैसे कूदती वाला, क्रीपिंग, गैलोपिंग और एक हाइपर, ये तो समझ चुके थे हम लोग इन्फ्लेशन में, और एक मांग जनित था और एक लागत जनित था। आज हम लोग उसके कारणों पर विचार विमर्श करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं कि वे कौन से कारक हैं जो कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को जन्म देती है। अब क्लियर ये समझ में आ रहा होगा कि मुद्रास्फीति का क्या सिचुएशन, कि पहला कि लोगों के पास पैसा अधिक आना, बाजार में अर्थव्यवस्था में अधिक पैसा आ जाना, प्रचलन अधिक होना। दूसरा क्या था कि मांग बढ़ जाना, और उसी का ये इनडायरेक्ट रूप में कि कीमत बढ़ जाना। ये सारा चीज़ क्या है, मुद्रास्फीति। किसी भी रूप में आप बोल सकते हैं कि ये सारे हैं मुद्रास्फीति हैं, उन्हीं के प्रभाव हैं। तो अब हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं कि इसके कारण कौन कौन से हैं। कारण कह लीजिए या कारक कह लीजिए, एक ही बात है। इसके कारण कौन कौन से हैं, ये बहुधा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मुद्रास्फीति, इनमें से कौन से मुद्रास्फीति को जन्म देता है, या इनमें से कौन से मेजरमेंट को मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए उपयोग किया जाता है, कि कौन किसे हम लोग यूज़ करेंगे कि मुद्रास्फीति कंट्रोल में आए। तो पहले हम लोग कारण तो जानेंगे। कारण में पूछता है कि इनमें से कौन मुद्रास्फीति में योगदान देता है, या इनमें से कौन मुद्रास्फीति के कारक में शामिल नहीं है। इस टाइप का प्रश्न आते रहता है एग्जाम में, तो आप लोग इसे अच्छे से समझ लीजिए। कारण क्या है, ओवरऑल अभी हम लोग थॉट समझें कि जो कि बाजार में सप्लाई बढ़ाए, पैसा की आपूर्ति बढ़ा दे। तो इसमें से जो पहला हमारा वो है कि सबसे पहला जो ये कारण एक होता है घाटे की वित्त व्यवस्था। घाटे की वित्त व्यवस्था, घाटे की वित्त व्यवस्था समझ रहे हैं। वो आप लोग जो बजट आता होगा तो प्रत्येक वर्ष आप लोग सुनते ही होंगे कि घाटे का बजट पेश किया गया है। विकासशील देश में घाटे का बजट ही आमतौर पर पेश किया जाता है, सरप्लस बजट तो नहीं, कभी नहीं, ठीक है। एक अधिक की बजट है, ये होता है घाटे का बजट। घाटे का बजट इन द सेंस क्या कि सरकार अपने बजट में, सरकार बजट मतलब क्या कि सरकार के पास कितना इनकम आ रहा है और वो कितना खर्च करेगा। तो घाटे का बजट का मतलब हुआ कि सरकार के पास, मान के चलिए कि अगर 1 लाख करोड़ आया है विभिन्न स्रोतों से, अलग अलग टैक्सेस जो है, इनडायरेक्ट टैक्स हो, डायरेक्ट टैक्स हो, कॉरपोरेट टैक्स हो, या फिर किसी भी तरह से जो भी साधन है उससे जहाँ से भी आ रहा है पैसा, तो मान के चलिए 1 लाख करोड़ उसका इनकम है सरकार का, और वो बजट में पेश किया है कि 1,20,000 करोड़ इतना खर्च करेंगे। इनकम मतलब विभिन्न स्रोतों से उसका आय क्या है, 1 लाख करोड़, और वो खर्च कितना करेगा, 1,20,000 करोड़। तो ये जो एक्स्ट्रा 20,000 करोड़ है वो कहाँ से आएगा। इसके 2-3 उपाय हैं। या तो वो क्या करेगा, या तो लोन लेगा, या तो फिर वो मुद्रा छापेगा। किसी भी कंडीशन में अगर सरकार इतना अधिक पैसा खर्च कर रहा है तो मतलब वो खर्च कहाँ करेगा, खर्च आखिर अर्थव्यवस्था पे ही होगा, हमारे देश में ही होगा। ये अलग बात है कि कभी कभी स्विस बैंक वाले वहाँ भी चला जाता है, वो इल्लीगल तौर पर, लेकिन अगर लीगली बात किया जाए तो ये यही होता है कि 1,20,000 करोड़, तो ये 20,000 एक्स्ट्रा जो उसके पास जाएगा, फ्लो तो भाई बाज़ार में ही होगा ना। तो 20,000 करोड़ ये जो एक्स्ट्रा खर्च होगा वो बाज़ार में ही आएगा। तो वो लाएगा कहाँ से, तो या तो वो उधार लेगा, या तो फिर वो नया मुद्रा करेंसी छाप देगा। आरबीआई को बोलेगा भाई देख तो भाई इतना घट गया मेरे पास, हम इतना का बजट तो बना दिए लेकिन है नहीं मेरे पास पैसा, खर्च कहाँ से करेंगे, तो भाई इतना क्या करो, इतना छाप दो, या फिर इसमें से कुछ परसेंट है कि इतना छाप दो।
आरबीआई भाई फिर छापेगा, और छापेगा तो फिर वो बाज़ार में आया कहाँ से? बाज़ार में तो वो मुद्रा छपा और फिर वो आएगा बाज़ार में, आएगा तो इन द सेंस लोगों के पास आएगा, मेरे पास आएगा, आपके पास आएगा, सभी के पास जाएगा। अगर वो कोई ज़मीन में गाड़ ना दिया जाए, किसी एक पूंजीपति के पास ना चला जाए, तो आमतौर पर वो घूम फिर के पूरा बाज़ार में जाएगा। पूरा बाज़ार में जाएगा तो लोगों के पास, जिसके पास भी जाएगा वो सभी, वो डिमांड, हम लोग बात कर चुके हैं कि पैसा आता है तो वो डिमांड में चेंज हो जाता है या फिर इन्वेस्टमेंट में चेंज होता है, तो फाइनली वो इन्वेस्टमेंट से फिर वो डिमांड भी क्रिएट में चला जाता है। ये सर्किल हम लोग देख चुके थे। तो ये है कि इतना पैसा वो फिर से बाज़ार में आ जाएगा। तो अब जो ये है, ये एक तरीके से कई अर्थशास्त्री इसे सरकार के द्वारा टैक्स भी बोला जाता है कि सरकार के द्वारा ये टैक्स लगाया गया है। मतलब कि क्या हुआ, ये इस सेंस में है कि ये जो 20,000 करोड़ एक्स्ट्रा खर्च हुआ, सरकार किया। सरकार कहाँ से किया? नोट छपवा के किया। नोट छपवाया तो क्या हो गया? बाज़ार में हो गया मुद्रास्फीति। मतलब मुद्रास्फीति में हम लोग ये पिछले क्लास में समझ चुके हैं कि इसमें क्या होता है, मौद्रिक वैल्यू कम हो जाता है, मतलब जो पैसा है उसका वैल्यू कम हो जाता है। रहता 10 ही रुपया या रहता 100 ही रुपया, जैसे पेट्रोल का हम लोग बात कर चुके थे कि उस पैसे का औकात घट जाता है वस्तु खरीदने का। तो वही चीज़ है कि इसमें क्या होता है कि ये जनता पे इनडायरेक्ट एक तरीके से टैक्स है। अगर ये एक्स्ट्रा बजट लगा करके अगर सरकार बोल दिया है ना कि भाई ये जो इतना खर्च की 20,000 करोड़ एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं और उससे सभी लोगों को एक एक शर्ट पैंट दिया जाएगा, तो ज़्यादा खुश होने का ज़रूरत नहीं है। सरकार कोई भी चीज़ फ्री में नहीं देता, कोई भी चीज़ सरकार फ्री में तो देता नहीं, ये चीज़ याद रखिएगा आप। वो हमसे ही लेता है और हमें वो रिटर्न देता है। ये अलग बात है कि हमसे लेगा 100, देगा 5-10, और किसी को भाई अधिक दे देता है, किसी को कम दे देता है, किसी को तो दे के भगा भी देता है। तो ये सब अलग अलग सरकारों के फेवरेट व्यक्तित्व पे निर्भर करता है कि वो सरकार को कौन से लोग पसंद हैं, उसके हिसाब से वो अपना भेजते हैं। तो ये एक तरह से क्या होता है, घाटे का बजट है जो कि बाज़ार में पैसा का फ्लो बढ़ा देगा, जो कि चीज़ों को महंगा करवा देता है। ये चीज़ हम लोग समझ गए। ये याद रखिएगा, एक तरह से ये इनडायरेक्ट टैक्स है। एक तरह से ये इनडायरेक्ट टैक्स में रखते नहीं हैं, लेकिन इसको कई अर्थशास्त्री बोलते हैं कि एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि प्रत्येक लोगों पे लग जाता है। क्योंकि सामान जब बढ़ेगा तो भाई आपको भी खरीदना है, हमें भी खरीदना है, तो वो तो बढ़ा हुआ जो कीमत है वो कौन चुका रहा है? हम ही लोग ना चुका रहे हैं। तो ये क्या हुआ? टैक्स ही ना हुआ है। टैक्स का मतलब क्या हो गया? अभी जैसे हम लोग पढ़ेंगे कि प्रत्यक्ष कर, दूसरा एक ठो कारण होता है क्या? प्रत्यक्ष कर। अगर प्रत्यक्ष कर कम कर दिया जाए तो भी ये मुद्रास्फीति को बढ़ावा देता है। प्रत्यक्ष कर को कम करने का मतलब क्या हुआ? प्रत्यक्ष कर किस पर लगता है? प्रत्यक्ष कर इनकम पे लगता है। ये जानते होंगे, इंडिविजुअल, मेरे, आपके या जो भी व्यक्ति हैं जिनका भी इनकम सरकार के द्वारा तय किए गए लिमिट से अधिक होगा कि उतना तक फ्री है और उसके बाद टैक्स पे करना होगा, तो वही होता है ये प्रत्यक्ष कर। वैसा ही है, व्यक्तिगत आय पे लगेगा। ठीक है। अब ये क्या होता है, जैसे कि होता है हमारा, एक होता है व्यक्तिगत आय, दो टर्म यूज होता है, ये एग्जाम में भी पूछता है, देख लीजिएगा आप। पर्सनल इनकम, व्यक्तिगत आय या व्यक्तिगत आय, ये हो गया क्या चीज कि मान के चलिए साल भर में मेरा इनकम मान के चलिए कि 10 लाख है, तो ये हो गया मेरा पर्सनल इनकम। लेकिन क्या ये सारा 10 लाख मुझे मिल जाएगा कि मैं 10 लाख बाजार में खर्च कर सकूं? ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जब 10 लाख होगा तो पता चलेगा कि आपका भाई टैक्स लग जाएगा इस पर कि हाँ 2.5 लाख रुपया तक फ्री है, उसके बाद फिर इतना टैक्स, उसके बाद फिर उतना रेट से टैक्स, उतना रेट से टैक्स। तो मान के चलिए 10 लाख में से आपको अगर 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया आपसे टैक्स वसूल लेगा सरकार, इनकम टैक्स के नाम पर, इनकम टैक्स, तो आपके पास बचा कितना? 8.5 लाख। तो आपका जो व्यक्तिगत, इसको पर्सनल डिस्पोजल आय बोलते हैं, पर्सनल डिस्पोजल इनकम, डिस्पोजल इनकम, मतलब आपको, आपके पास खर्च करने लायक इतना ही पैसा है। समझ में आ रहा है? तो यही चीज़ है कि अगर प्रत्यक्ष कर को कम कर दिया जाए तो भी क्या होगा, बाजार में मुद्रास्फीति बढ़ेगा। मतलब अगर कोई सारे व्यक्ति के पास, जो लोग का इनकम 10 लाख है, अगर उनसे 1.5 लाख रुपया ना लिया जाए तो वे क्या करेंगे? बाजार में और अधिक मांग को क्रिएट करेंगे।
1.5 लाख अगर कट जा रहा है तो 8.5 लाख ही बच रहा है ना। तो उस हिसाब से वो लोग डिमांड अपना हम और आप जो है, मान लीजिए 8.5 लाख बचा हमारे पास, तो हम लोग उसी हिसाब से अपना मांग क्रिएट करेंगे कि कुछ पैसा बचाना भी है, कुछ यहाँ रखना है, कुछ उसको लेना है, कुछ यहाँ, और बाद बाकी अपना खर्च करेंगे। तो जो भी खर्च करेंगे वो अब हम लोग 8.5 लाख में ही करेंगे, तो ऑब्वियस है कि हमारा बजट घट जाएगा। अगर ये प्रत्यक्ष कर को अधिक करेंगे तो ये कंट्रोल होगा, लेकिन ज़्यादा करेंगे तो फिर विद्रोह हो जाएगा। तो यही चीज़ है। देखिए, एक ये भी है कि प्रत्यक्ष कर को कम करने से भी मुद्रास्फीति बढ़ता है, घाटे का बजट, घाटे की वित्त व्यवस्था करने से भी मुद्रास्फीति बढ़ता है। इसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले कारण की ओर देखते हैं। इसके बाद एक कारण होता है इसका अप्रत्यक्ष कर में वृद्धि। अप्रत्यक्ष कर में वृद्धि मतलब देख लीजिएगा, अगर प्रत्यक्ष कर में कमी करेंगे तो मुद्रास्फीति बढ़ेगा, और अगर अप्रत्यक्ष कर में, अप्रत्यक्ष कर आप लोग को बात हो चुका है थोड़ा बहुत कि अप्रत्यक्ष कर किस पे लगता है, तो गुड्स एंड सर्विसेज, इस पे लगता है, वस्तुओं और सेवाओं पर, और ये टैक्स उसे पे करना पड़ता है जो उस वस्तु का या उस सेवा का लाभ उठाए। अब देखिए, जैसे कि बात करते हैं कोई भी वस्तु पे, चलिए पेट्रोल पे ही बात करते हैं, बहुत ज़्यादा आग लगा हुआ है, तो ये जो पेट्रोल है अप्रत्यक्ष कर में वृद्धि होगा तो ऑब्वियस महंगाई बढ़ेगा। अभी जैसे देखिए कि पेट्रोल का कीमत कितना चल गया है, मेरे क्षेत्र में अभी 92, मेरे क्षेत्र क्या पूरे झारखंड में अभी लगभग 92 रुपया हो गया है। और इस 92 रुपये में देखिएगा, ये जब दाम बढ़ रहा है तो आप और भी चीज़ का देखिएगा, सारा मार्केट में दाम बढ़ गया। आपको ये दलील मत दीजिएगा कि सर आप कुछ दिन पहले तो बता रहे थे कि 1-2 दिन पहले कि बाज़ार में देखिएगा करेली 1 रुपये 1.5 रुपये मिल रहा था, तो वो चीज़ अलग है। आम तौर पर कीमत देखा जाता है, कोई चीज़ होता है कि भाई इसका कीमत सही आकलन नहीं हो पा रहा है, वो अव्यवस्था है कि उसे व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं हम, जिस कारण से कि किसानों को नुकसान हो रहा है। आम तौर पर आप बाज़ार में जाइए तो जो भी वस्तुएं हैं देखिएगा, सभी का कीमत दिन पर दिन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और उसका मूल कारण है कि ये तो भाई कोर चीज़ है कि अगर पेट्रोल और डीजल वगैरह ये सब जितने भी ईंधन हैं, अगर इसका कीमत बढ़ेगा तो सबका कीमत बढ़ जाएगा। क्योंकि ये क्या है, कोई भी चीज़ जहाँ बनता है वहीं तो नहीं ना बिक जाता है, फैक्ट्री में बना तो फैक्ट्री में बिक जाएगा। कोई चीज़ अगर बन रहा है मान लीजिए यहाँ से तमिलनाडु में है, तो उसे झारखंड में जब खरीदना है तो वो वहाँ से आएगा तब ना खरीदेंगे, और वो वहाँ से जब आएगा तो उसका कॉस्टिंग जुड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और यदि डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो भी बढ़ जाएगा। अब वो बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली कीमत भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे ये पेट्रोल है, पेट्रोल एक्चुअली में जैसे बहुत हल्ला हो रहा है, तो आप लोगों को बता दें कि भाई पेट्रोल जो अभी वर्तमान में अभी जो चल रहा है वो इंटरनेशनल में 26 से 27 रुपये ही पड़ता है भारत सरकार को, 26 से 27। सोचिए कितना तरह का टैक्स लगता है, सोचिएगा। इसका डिटेल जब देख रहे थे तो देखने में पता चला कि बाप रे बाप, इस पर टैक्स सरकार वहाँ से जब लाती है तो इस पर टैक्स पहले तो कस्टम ड्यूटी लग जाता है, कस्टम ड्यूटी के बाद इसमें फिर एक्साइज ड्यूटी लगेगा, सेंट्रल का लगेगा, फिर स्टेट का लगेगा वैट अलग से। तो कुल मिलाकर के ये था कि भाई 26 से 27 रुपया इसका क्रूड ऑयल जो मिल रहा है, मतलब बोलते विदेश से जो आ रहा है कच्चा तेल उसका। उसके बाद लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें ऐड कर देती है अपना 36 रुपये, सिर्फ टैक्स 36 रुपये केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का उसके बाद अलग है, सभी राज्यों का अपना अपना अलग अलग है। तो कमोबेश सबका लगभग यही है कि 23-24 रुपये यहाँ पर राज्य सरकार भी लेती है। 1 लीटर मतलब आप पेट्रोल लेने गए तो सोचिए 1 लीटर पेट्रोल में आप 36 रुपया दे रहे हैं केंद्र सरकार को, 24 रुपया दे रहे हैं राज्य सरकार को, और जो डीलर का कमीशन होता है वो 3 पॉइंट कुछ रुपये था, 3.67 रुपये, इतना रुपये डीलर का कमीशन है। समझ रहे हैं? मतलब 1 लीटर आप पेट्रोल लेने जाइए तो 30, 50, 60 लगभग आप 90 रुपये का, 92 रुपये का आप जो तेल लिए हैं उसमें से 60 रुपये आपका टैक्स है, 60 रुपये आपका टैक्स है। आप जो 1 लीटर तेल ले रहे हैं तो उसमें 60 रुपये टैक्स है। तो जो भी आप लोग सोचते हो ना कि सरकार हमें ये दे रही है, वो देती है, फ्री में कंबल बांट दी, अरे भाई सब यहीं से लूट करके एकदम गजब का लूट मचा दी। आप कोई भी चीज़ सोचिए, आप अगर ज़्यादा आपको लगे ना
कोई अगर ऐसा कोई मिल जाए कि जो कि बहुत बोले कि नहीं सरकार ये फ्री में देता है, वो फ्री में देता है, तो उसको हिसाब लगा दीजिएगा भाई तू जोड़ ले, साल भर में हम इतना 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 सामान लेते हैं, इतना इतना खर्च करते हैं, इतना इतना इस समय टैक्स है। यकीन मानिए आपको पता चलेगा कि साल भर में सरकार हमसे, आपसे सोचिए, एक इंडिविजुअल से इतना सारा इनडायरेक्ट टैक्सेस के माध्यम से 1 लाख रुपए वसूल लेती है। 50,000 तो ज़रूर वसूलती है अगर खर्च कम है तो जैसे जैसे लोगों का खर्च बढ़ता है वैसे वैसे उसमें टैक्स भी पूरा बढ़ते जाता है, इनकम टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, तो जितना तरह का टैक्स है। सोचिए आप इनकम टैक्स अगर मतलब हटा के बात हो रहा है, कपड़ा पे, पेंसिल पे, पेन पे, मोबाइल पे, जो भी आप खरीद रहा है, जूता, चप्पल, खाना, चावल, नमक, आटा, तेल, जो भी है सब चीज़ पे टैक्स, सब चीज़ पे टैक्स। और ये तो बहुत ही गजब का है कि डबल डबल टैक्स लगता है, बहुत ज़्यादा टैक्स। कि जैसे ये सब जो आप गाड़ी लेने जाइए, तो जब गाड़ी लेने जाइएगा तो वहाँ पे लगेगा पहले तो आपका रोड टैक्स, उसके बाद ये जो डीजल पेट्रोल में है इसमें अलग से लगता है रोड टैक्स। इसमें एक कॉलम बना हुआ है आपका, अगर आपको वेबसाइट में जाकर के उसका निकाल कर देखिएगा तो लगभग इसका लगभग 2.5% है कि वो 2.5% रोड टैक्स लेता है, कि रोड को कंस्ट्रक्शन और उसका मेंटेनेंस का कॉस्ट 1 लीटर में ये 2.5%। उसके बाद जब आप रोड पे चलिए तो बहुत सारे रोड में आजकल देखिएगा, कोई भी जब रोड है वहाँ पे जाइए तो आप टोल टैक्स भरिए अलग से। अरे भाई कितना टैक्स, तेल पे अलग से टैक्स दे, गाड़ी खरीदे तो अलग से टैक्स दे, उसके बाद फिर ये टोल टैक्स वो भी अलग से। एक बार गुजरिए 110 रुपये, गजब का पूरा लूट मचा हुआ है। अब बहुत सारा अनगिनत टैक्स जो भी आप कुछ दिन पहले मोबाइल पे ये चला था। और ये भी ये देखिएगा कृषि, इस पर कृषि का सेस भी लग रहा था 2.5% पेट्रोल वाले में। ये अलग बात है कि कृषि के लिए सरकार का तो खैर रवैया आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से है। तो खैर ये सब सभी सरकारों का ये कारनामा है, किसी में कुछ कम, किसी में कुछ ज़्यादा, लेकिन सबका कारनामा लगभग यही रहता है, पूरा लूट खसोट मचाए हुए है जम के। तो खैर ये है कि अप्रत्यक्ष कर में वृद्धि होगा, खासकर ये पेट्रोल डीजल, ये अक्सर आता है कि पेट्रोल डीजल की अगर कीमतें बढ़ेंगी तो क्या होगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगा या घटेगा। तो ये जानिए कि सबसे ज़्यादा जो संवेदनशील बोला जाता है ना वस्तु, मुद्रास्फीति के सेंस में, तो सबसे ज़्यादा संवेदनशील वस्तु यही है कि अगर इसका कीमत बढ़ेगा तो टोटल चीज़, क्योंकि सारा चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होगा, सारा चीज़ का कॉस्टिंग बढ़ेगा, और कॉस्टिंग बढ़ेगा बाज़ार में कीमत बढ़ेगा, तो भाई मुद्रास्फीति वही है, कीमत बढ़ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलिए आगे बात करते हैं अगले की ओर। अब होता है कि बैंकों के द्वारा एक कारण ये भी होता है ना कि साख सृजन, क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं इसको, क्रेडिट क्रिएशन, साख निर्माण, साख सृजन, जो भी कह लीजिए, तो ये होता है। तो साख निर्माण क्या होता है, साख मतलब होता है ना क्रेडिट, कहीं गए भाई, हाँ क्रेडिट पे काम करा के आ गए कि हाँ भाई दे देंगे, है नहीं। लेकिन जैसे कि मान के चलिए साख सृजन, आपका अगर छवि बहुत अच्छा है कि हाँ भाई आप अच्छे घर से ये है, आपका बैकग्राउंड भी तगड़ा है, तो आपके पास भले पैसा ना हो, साख से आप क्या करेगा, बाज़ार से पूरा लोन उठा लेते हैं, तो वही आपका क्रेडिट। बैंकों के द्वारा साख सृजन क्या होता है कि बैंक के पास है पैसा कुछ, जैसे कि मान के चलिए आप, चलिए थोड़ा सा समझा देते हैं आप लोग को, कि मान के चलिए उसके पास है 100 करोड़, बैंक के पास है 100 करोड़। अब ये 100 करोड़ से है, उसके पास 100 करोड़ ही, लेकिन इस 100 करोड़ के माध्यम से वो बाज़ार में कम से कम होता है तो लगभग वही 20 गुना मान के चलिए, 10 से 20 गुना तक मान के चलिए 2000 करोड़ का मार्केट में फ्लो बढ़ा देगा, इतना फ्लो बढ़ा देगा। ये कैसे होता है कि भाई आपको एक क्रेडिट दे दिया गया कि आप लोन लेने गए कि भैया हमको दे दीजिए भाई 1 करोड़ का लोन, आपको मिल गया, लेकिन उसमें लिमिट बांध दिया कि भैया 1 करोड़ है, लेकिन आप तत्काल रूप में कैश के रूप में इतना से अधिक नहीं निकाल सकते हैं। 1 करोड़ लेने गए तो मान के चलिए आपको दे दिया 10 लाख रुपया, 10 करोड़ लिए तो 1 करोड़ रुपया, तो इसी टाइप का देता है कि लगभग 5%, 10% ही देता है, 20% ही देता है कि इतना आप कैश निकाल सकते हैं कभी भी। उसके बाद आपको
बैंक का ट्रांजैक्शन करना होगा, परमिशन लेना होगा, ये बहुत सारा क्राइटेरिया है। तो जब भी आप बड़े बड़े लोन में लेने जाइएगा तो इसी टाइप का होता है कि आपको कुछ कैश क्रेडिट देता है कि आप कैश इतना ही तक निकाल सकते हैं। तो उसी तरीके से मान लीजिए 100 करोड़ है, आपको भी 100 करोड़, आपको भी दे देगा 100 करोड़, आपको भी 100 करोड़, आपको भी 100 करोड़, यही 100 करोड़ करते करते और सबको क्रेडिट दे देगा कि आप भाई 5 करोड़ से अधिक नहीं निकाल सकते हैं यहाँ, ठीक है। तो 5-5 करोड़ करते करते वो क्या करेगा, 20 आदमी को दे देगा 100 करोड़, तो हो गया ना 2000 करोड़। 20 आदमी को दे देगा और सबको दे देगा कि हाँ भाई सबको अप्रूव कर दिए 100 करोड़, और उन लोगों का लिमिट कर देगा कि 5-5 करोड़ आप निकाल सकते हैं। अगर 10-10 करोड़ कर देगा तो भाई 10 ही आदमी का तो 1000 करोड़ का फॉर्मेशन होगा। तो यही है शाख निर्माण, है पैसा उसके पास इतना ही, लेकिन इतने सारे लोगों को लोन दे दिया है, सब एक दूसरे में खाता ट्रांसफर में यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर रहा है। अगर आपके अकाउंट में 1 करोड़ आया, आप किसी के अकाउंट में 1 करोड़ भेज दिए, तो पैसा का तो जरूरत नहीं पड़ा, सिर्फ अकाउंट में डिजिट बदला। तो वही होता है कि सरकार वही बोलता है कि भाई आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, लेकिन कैश के रूप में आप 5 करोड़ ही निकाल सकते हैं, 10 करोड़ ही निकाल सकते हैं, इस टाइप का लिमिटेशन कर देता है। और इसी के माध्यम से शाख निर्माण करता है और सबसे क्रेडिट करता है। यही ना, बैंक इसी से तो पैसा कमाता है। जैसे मान के चलिए रिजर्व बैंक से बैंक ले आया, खैर छोड़िए ये वाला डिटेल आप लोग जब हम लोग बैंकिंग वाला हम पढ़ेंगे ना, आरबीआई पढ़ेंगे, उस समय में हम लोग आराम से इसको समझेंगे, क्रेडिट फॉर्मेशन और भी वहाँ अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आएगा कि शाख निर्माण होगा तो भी बाजार में क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा। अधिक शाख निर्माण होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 100 करोड़ का बन गया 2000 करोड़। अब बाजार में तो लगभग इतना का ना, 2000 का नहीं तो फिर भी आधा का तो बाजार में मांग तो खैर क्रिएट हो ही जाएगा। तो यही है शाख निर्माण। अगर ये अधिक होगा तो भी ये मार्केट में क्या करेगा, मार्केट में लोगों का इनकम बढ़ा देगा, मार्केट में पैसा का फ्लो बढ़ा देगा, जो कि डिमांड को बढ़ा देगा, और डिमांड बढ़ जाएगा तो कीमत बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। और यही है हमारा मुद्रास्फीति। तो यहाँ तक ये भी समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। चलिए इसके आगे हम लोग का कि अब है कि और किस तरीके से सप्लाई, सोचिए जो भी तरीका होगा, ऐसा नहीं कि सारा मैं बता दूं, जो भी आएगा आप खुद भी सोच सकते हैं कि कुछ कंडीशन आ जाएगा। जैसे कि मान के चलिए कि जिससे भी मार्केट में सप्लाई घटता हो या फिर पैसे का फ्लो बढ़ता हो, दोनों कारक है मुद्रास्फीति का, सप्लाई घटाने वाला भी और पैसा का फ्लो बढ़ाने वाला भी। तो हम अभी तक ये सब सारा चीज़ समझ रहे हैं। अब मान लीजिए सप्लाई कैसे घट जाएगा, अगर जमाखोरी होगा, काला बाजारी, तो वही ना, जमाखोरी होगा तो काला बाजारी स्टार्ट होगा, काला बाजारी स्टार्ट होगा तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगा, मतलब कि कीमतें बढ़ जाएंगी। जमाखोरी ये एग्जाम्पल हो चुका है, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में बहुत सारा जमाखोरी होता है ना। कुछ दिन पहले ये जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन था उसका कितना ज़्यादा कहीं कहीं से पकड़ा रहा था, इतना डोज बना के रखा है, उतना डोज बना के रखा है, और उसमें क्या पता चल रहा है कि ग्लूकोज बना के रखा है, ग्लूकोज डाल के दिया है, वही दे रहा है, और कई लोग ठीक भी हो जा रहे हैं। ऐसा सर्वे में आया था कि कई लोग ठीक भी हो जा रहे हैं, जिसको डुप्लीकेट दिया गया उसको कई लोग ठीक भी हो गए कि हाँ भाई इसको इंजेक्शन पड़ गया, बच गया। तो बहुत सारा अजीब घटना होती रहता है। तो खैर ये जमाखोरी का मतलब समझ रहे हैं कि जमाखोरी होगा तो इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति बढ़ेगा, क्योंकि कंट्रोल बाजार में आपूर्ति कम हो जाएगा। तो इसीलिए एक जो नया कृषि कानून आया है उसमें एक चीज़ ये भी बहुत ज़्यादा बुरा है कि जमाखोरी जो भी है कि बड़े बड़े लोगों के लिए, जैसे आपके अडानी साहब, तो उनके लिए एक लिमिटेशन नहीं है, उनके लिए मतलब किसी के लिए नहीं है। तो भाई हम और आप तो खरीद के रख नहीं सकते, हम लोग के पास पैसा है नहीं। तो जिसके पास पैसा है वो क्या करेगा कि जमाखोरी करने का कोई लिमिट नहीं है, आप जितना भी ज़्यादा जमाखोरी कर सकते हैं। मार्केट में पूरा शॉर्टेज कर दीजिए, फिर आप अपने ही से निकाल के उसको सप्लाई करिए, पूरा कीमत वसूलिए। भाई सारा चावल मान लीजिए वही खरीद लेगा, ठीक है। मान लीजिए हम और आप जो पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग किसान नहीं होंगे, तो जो किसान नहीं जाए फिर हमारे यहाँ पे उतना खेत नहीं है कि भाई साल भर का कृषि हो सके। तो मान लीजिए 2-3 महीना का खाने का हुआ, तो अब क्या करेंगे हम लोग तो डिपेंडेंट है बाजार पे ही, और जो किसान है वो अपना चावल रख लिया और बाद बाकी तो वो भी बेच देता है। अब बेच दिया तो खरीद लिया कौन, खरीद लेगा भाई साहब अडानी, चाहे जो भी बड़े बड़े लोग हैं वो। अब वो सब खरीद के रख लिए हैं स्टॉक में, बाजार हमें है ही नहीं। 2 महीने के बाद जब हम लोग अभी 3 महीने के बाद चावल ख़त्म हो गया तो हम लोग गए बाज़ार, पता चला कि बाज़ार में शॉर्टेज है, सप्लाई ही कम आ रहा है। तो कीमत जो चावल 30-40 रुपये मिलता है वो बोल रहा है कि 150 रुपये लेंगे, 200 रुपये लेंगे, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। अब क्या करिएगा आप, भूखे तो मर नहीं सकते हैं।
खा लेंगे भाई, आधा पेट ही खा लेंगे, खा तो लेंगे। तो वही होता है कि जमाखोरी, अगर जमाखोरी होगा तो भाई मुद्रास्फीति बढ़ेगा, क्योंकि बाज़ार में क्या हो जाएगा, सप्लाई घट जाएगा। और भी क्या है, जैसे कि मान के चलिए और भी मुद्रास्फीति को बढ़ावा देने वाला होता है। ये सब इनडायरेक्ट तो अप्रत्यक्ष कारण जैसे कि होते हैं, हड़ताल वगैरह हो गया, ठीक है, कुछ दुर्घटना हो गया, मान के चलिए कुछ भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, कि फैक्ट्री 2-4 बह गया, अब उसको फैक्ट्री को फिर वो रिकन्स्ट्रक्ट होने में 2-3 महीना का समय लगेगा। तो जब 2-3 महीना का समय लगेगा तो प्रोडक्शन क्या हुआ, घट गया। कोई हड़ताल हो गया, 2-3 महीना प्रोडक्शन नहीं हुआ, सप्लाई क्या हुआ, घट गया। वो क्या करेगा, कीमत को बढ़ा देगा। तो आप ये चीज़ को सिर्फ कॉन्सेप्ट में रखिएगा कि जो भी चीज़ या तो बाज़ार में मुद्रा को बढ़ा दे या फिर सप्लाई को घटा दे, वो सारे कारक मुद्रास्फीति के कारक होंगे, कि सभी वो सब मुद्रास्फीति बढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे कि और ये सब सारा कुछ हो गया। और एक आयात निर्यात भी आप ले लीजिए, ठीक है। आयात निर्यात ये कैसे प्रभावित करेगा, जैसे मान के चलिए अभी हमारा क्या हो रहा है, सरसों तेल, देखिएगा सरसों तेल हमारा क्या हो गया है, 200 रुपये केजी हो गया है। इसका क्या कारण हो सकता है कि भैया तो बाज़ार में सप्लाई कम है, तो बाज़ार में सप्लाई कम हो तो इसके कुछ कारण और भी हो सकते हैं। मतलब बोल सकते हैं कि कुछ इसे कंट्रोल करने का ये हो सकता है कि या तो जमाखोरी किया गया हो, या उत्पादन ही कम हुआ हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो उत्पादन हुआ है वो क्या किया जा रहा है, निर्यात किया जा रहा है। अब अगर यहाँ का वस्तु को सब बेच दीजिएगा आप, तो यहाँ का वस्तु जब बाहर बिक जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिक है कि कीमत बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे मान के चलिए जब यहाँ पे 120-130 रुपये था, हमको तो लगता है 2-3 महीना पहले ही था कि 120-130 रुपये में सरसों तेल मिल जा रहा था। तो अगर उस समय में कोई अगला देश में 150 रुपये मिल रहा होगा, यहाँ वाले सब व्यापारी उधर भेजना स्टार्ट, तो ये सरकार का दायित्व होता है कि आप आकलन लगाइए कि भाई हमारे पास बजट में है या नहीं है। अगर आपके पास खुद का खाने का नहीं है तो आप बाहर भेजने से प्रतिबंधित कर सकते हैं, कि वस्तु को उसको निर्यात करने का प्रतिबंध लगा सकते हैं, कि आप निर्यात नहीं कर सकते हैं इसका। कई बार ऐसा हुआ भी है, जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा हो हल्ला हो जाता है, तो सरकार ऐसा कदम उठाता है कि प्रतिबंधित कर देता है कि आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं इसका। या तो फिर मान के चलिए कि अगर तेल का कमी है, कुछ भी चीज़ का, अभी अगर आयात, सोच लीजिए अगर आयात ख़त्म कर दिया जाए पेट्रोल का, तो हमारे पास है कितना, एक आध थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत ही। ये सब जो बॉम्बे हाई वगैरह है, ये सब असम वगैरह है, इसमें कितना निकलता है, तो कहाँ पूरा कर पाएगा। तो पता चलेगा कि पेट्रोल डीजल 5-10 हज़ार रुपये लीटर बिकने लगेगा। तो आयात को अगर आप प्रतिबंधित कर दीजिएगा, जो चीज़ वस्तु यहाँ पे चाहिए उसका आप आयात को बढ़ावा दीजिए, और जो यहाँ पे महंगा होने वाला उसका निर्यात को आप कंट्रोल करिए। ये भी होता है आयात निर्यात, ठीक है। वस्तु की आपूर्ति को ये लोग निर्धारित करेंगे। तो चलिए ये सब हम लोग समझ लिए, मतलब मोटा मोटी ये कॉन्सेप्ट हम लोग अभी समझ लें कि जो भी चीज़ वस्तु के आपूर्ति को कम करेगा या बाज़ार में मुद्रा के सप्लाई को बढ़ाएगा, मुद्रास्फीति के कारक होंगे। अब है कि इसे कंट्रोल कैसे करेंगे, तो चलिए कंट्रोल करने वाले पे हम लोग बात करते हैं। तो चलिए आज हम लोग ये देख लिए मुद्रास्फीति के कारक। अब हम लोग कल ही देख लेंगे कि मुद्रास्फीति को कैसे हम लोग कंट्रोल करेंगे। आज अच्छे से ये समझ गए होंगे आप लोग कि क्या है कारण जो कि मुद्रास्फीति को बढ़ाते हैं, बाज़ार में मुद्रास्फीति लाते हैं। कल हम लोग देख लेंगे इसके कंट्रोल कि कैसे कि इसको कंट्रोल किया जाता है, और कौन कौन से लोग इनसे लाभान्वित होते हैं, किन्हें नुकसान होता है मुद्रास्फीति से। और साथ साथ में हम लोग ये भी समझ लेंगे कि भाई अस्फीति या मंदी किस प्रकार से आती है और ये क्या होता है। ये मुद्रास्फीति हो गया, इसी का अपोजिट वाला हम लोग वो समझ लेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। धन्यवाद।